हेलो 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 दोस्तों। माफ़ी चाहता हूँ, लास्ट वीक में एक भी वीडियो नहीं बना पाया, कुछ पर्सनल रीजंस हो गए जिसकी वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पाया। लेकिन अभी जो है वीडियोस बहुत रेगुलरली आने वाली हैं। कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उनको बिग डेटा के बारे में एक वीडियो चाहिए जहां पे मैं एक्सप्लेन करूं कि बिग डेटा टेक्नोलॉजी क्या होती है, उनको कहाँ इस्तेमाल में लिया जाता है। लेकिन बिग डेटा टेक्नोलॉजी को जानने से पहले डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज की जो वीडियो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के बारे में है, जो अगली वीडियो होगी वो बिग डेटा के बारे में होगी। इसके साथ ही मैंने प्लान किया एक सीरीज के लिए, जो सीरीज होगी डेटा इंजीनियरिंग और डेटा एनालिसिस के ऊपर, जहां पे अगर आप एक डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजीज के स्क्रैच से लेके प्रोफेशनल तक ये वीडियो सीरीज बनने वाले हैं। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो जो है पूरी बेसिक से होने वाली है। अगर आप कोई नए एम्प्लॉय हो या फिर आप अपने करियर के भी शुरू करने वाले हो डेटा फील्ड में, तो भी ये वीडियो सीरीज आपको काम में आएगी। हो सकता है इनिशियल कुछ वीडियोस के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो, लेकिन जो अगली तीसरी चौथी वीडियो से लेके आगे तक आपकी वीडियोस जो होंगी वो आपको काम में आएंगी। अगर आप उनमें से भी हो जो लोग अपनी डोमेन को जो है चेंज करना चाहते हो डेटा डोमेन में, तो आपके लिए भी ये वीडियो होने वाली है। तो चलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या है और ये कहाँ कंपनीज को काम में आती है। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सिस्टम्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, इनकी आर्किटेक्चर चार तरह की होती हैं। जो पहला आर्किटेक्चर होता है वो होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होती है। आप में से बहुत लोगों ने डेटाबेसेस पे काम किया होगा, हो सकता है आप अपने कॉलेज के डेज में भी एक डेटाबेस पे काम किए होंगे। ज़्यादा तौर पे लोग जो है अपने इनिशियल डेज में डेटाबेस को अपने ही सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। हो सकता है वो ओरेकल हो सकता है वो माईसीक्वल हो सकता है वो पोस्टग्रेसक्यूएल हो या कोई दूसरा डेटाबेस हो। लेकिन यहाँ पे जो है दो तीन लिमिटेशंस होती हैं। एक लिमिटेशन होता है आपके सिस्टम की। आपके सिस्टम में बहुत लिमिटेड कंप्यूटर स्टोरेज होती है, जिसकी वजह से जो है डेटाबेस पे आप ज़्यादा चीज़ें कर नहीं सकते हो, या फिर ऐसे भी हो सकती है कि वो डेटाबेस कंपैटिबल ही नहीं है आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने के लिए। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि डेटाबेस जब आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो या आपके सिस्टम के लिए लोकल हो जाती है। इसका ये मतलब है वो डेटाबेस आप ही यूज़ कर सकते हो लोकली आपके सिस्टम पे, जिसका जो डोमेन नेम है यूआरएल हो जाता है वो लोकल होस्ट हो जाता है। लेकिन कंपनीज में जो है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो है अपने सिस्टम पे अलग अलग डेटाबेसेस मेंटेन नहीं कर सकते हो। कंपनी जो है अपने डेटा को एक ही जगह एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे मेंटेन करना चाहती है, इस वजह से वो एक डेडिकेटेड सर्वर पे जो है अपनी डेटाबेसेस को इंस्टॉल करती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो सिस्टम्स होती है उसमें क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, जो कि एक डेटाबेस की क्लाइंट है। जैसे कि अगर ओरेकल हुआ तो सीक्वल प्लस, या फिर कोई दूसरा डेटाबेस हुआ तो उसके रेस्पेक्टिव क्लाइंट सॉफ्टवेयर। वो क्लाइंट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर किया जाता है ताकि वो रिमोटली जो है इन्हीं डेटाबेसेस के साथ कनेक्ट हो सकें, जो कि कोई एक रिमोट सर्वर पे इंस्टॉल्ड है। क्या होता है, जब आप कोई भी क्वेरी फायर करते हो, कोई भी सीक्वल क्वेरी या कोई भी डेटाबेस क्वेरी फायर करते हो, वो क्वेरी जो है पहले पहुंचाया जाता है डेटाबेस को। डेटाबेस पे वो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और उसकी जो आउटपुट होती है वो फिर आपके क्लाइंट सिस्टम को आके आपके सिस्टम के आउटपुट बॉक्स में दिख जाती है। अभी ये तो हो गया क्लाइंट सिस्टम आर्किटेक्चर, जहां पे हमने बात किया कि जो डेटाबेस होगी वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होगी, वो किसी रिमोट सर्वर पे इंस्टॉल होगी और आपकी क्वेरी जो है आप अपने सिस्टम पे क्लाइंट पे यूज करके रन करोगे, और वो क्लाइंट जो है वो क्वेरी को चलाएगा कहाँ पे, डेटाबेस पे, रिमोट डेटाबेस पे। कोई और एग्जाम्पल हो सकता है इसके लिए? हाँ, जरूर हो सकता है। अगर हम बिग डेटा की बात करने वाले हैं अगली वीडियो में, तो बिग डेटा डोमेन में जो है बहुत सारे तरह तरह के रोल्स होते हैं। जो पहला रोल होता है वो ईटीएल इंजीनियर की होती है। ईटीएल इंजीनियर क्या करता है, अपने सिस्टम पे वो डेटा को लेके आता है और उसमें बहुत सारे एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड ऑपरेशन करता है। इसका मतलब ये है कि जो डेटा है, ऐसा बहुत सारे डेटा हो सकती हैं जो कि इनकरेक्ट डेटा हो, बहुत सारे डेटा मिसिंग हो सकती हैं, उनमें कुछ चेंजेस को करने की जरूरत हो सकती है। जैसे कि मान लो आपकी नेम फील्ड है, नेम फील्ड में उनकी कंपनी की रिक्वायरमेंट होगी कि जो नेम फील्ड है उसमें जो ट्रेलिंग स्पेसेस है उसको हटा दिया जाए, कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर है। अगर नाम में आपकी कोई सिंबल आ जाती है तो उसको हटा दिया जाए। तो ये सब जो चीजें होती है, जो रूल्स होती है, वो ईटीएल डेवलपर अप्लाई करता है ताकि जो डेटा है वो क्लीन हो सके। ऐसा भी हो सकता है कोई न्यूमेरिक डेटा है जहां पे आपकी टेम्परेचर है, रूम की टेम्परेचर, तो आपको पता है कि रूम की टेम्परेचर जो है विद इन 20 डिग्री एंड 40 डिग्री के बीच में जनरली होती है। कुछ एक इंस्ट्रूमेंट के इशू के दौरान, कोई हार्डवेयर फेलियर के दौरान कुछ रीडिंग जो है गलत आ सकती है। ऐसा आ सकता है कि 90 डिग्री सेल्सियस
अब हमको यूजुअली पता है कि 90 डिग्री सेल्सियस इज नॉट अ करेक्ट वैल्यू। तो जो इनकरेक्ट वैल्यूज होती हैं इनको भी जो है ईटीएल डेवलपर जो डेटा सेट होती है उससे रिमूव करती है। तो ये जो सारे एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड ऑपरेशंस होती हैं जहाँ पे जो ईटीएल यूजर्स होती हैं वो डेटा को जो है क्लीन करके फिर उसी सही डेटा को जो है डेटाबेस में लोड कर लेती है ताकि जो एनालिसिस टूल्स होती हैं वो सही से काम कर सके। इसके लिए भी वो इसी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को काम में लेते हैं जहाँ पे जो ईटीएल टूल होती है वो उन्हीं के पर्सनल या ऑफिस के डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होती है। बहुत हद तक ऐसे किया जाता है एंड वो कनेक्ट होता है एक रिमोट डेटाबेस सर्वर पे। और एक फील्ड जो होती है बिग डेटा में वो होती है बिजनेस इंटेलिजेंस फील्ड, जहां पे जो होती है जो एम्प्लॉयज हैं वो डेटा को लेते हैं डेटाबेस से और उसी डेटा पे जो है विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स बनाते हैं। अब विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड्स क्या करती हैं? मान लो कोई सेल्स डेटा है, कोई कंपनी की कोई सेल्स डेटा होगी जिसमें कंपनी को जानना होगा कि उसके जो प्रोडक्ट्स हैं 10, 15, 20 जितने भी प्रोडक्ट्स हों, कौन से प्रोडक्ट कितनी सेल हो रही है, कहाँ सेल हो रही है, मतलब कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, कौन से ज्योग्राफिकल लोकेशन पे कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा सेल है, ताकि वो उस हिसाब से जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग और अपनी जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको प्लान कर सकें। तो उसके लिए जो है ये बीआई बिजनेस इंटेलिजेंस वाला एक डैशबोर्ड बना सकते हैं विच विल बी लाइक अ इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, एक तरह का इंटरैक्टिव ग्राफ आप समझ सकते हो जहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि मैं आपको बोल रहा था सेल्स, ज्योग्राफिकल सेल्स की इंफॉर्मेशन या कोई दूसरी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे भी जो बिजनेस इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो एक बीआई टूल को काम में लेते हैं, जो बीआई टूल उनके सिस्टम पे इंस्टॉल होता है एंड ये टूल कनेक्ट करता है एक रिमोट डेटाबेस को। तो ये भी एक तरह का क्लाइंट सर्वर कनेक्शन हो गया। लेकिन ये मॉडल जो है हर जगह काम में नहीं आता, तो वहां पे काम आता है जो दूसरा मॉडल होता है 3 टायर सिस्टम। अब ये 3 टायर सिस्टम क्या होती है? एक तरह से एक टायरिंग बढ़ गया। पहले आपके पास 2 टायर्स थे, बेसिकली एक क्लाइंट था और एक सर्वर था जहां पे डेटाबेस या कुछ डेटा सोर्स जो है कनेक्टेड थी या इंस्टॉल्ड थी या कॉन्फ़िगर्ड थी। अभी जो है आपके पास एक इंटरमीडिएट लेयर आ गया। अभी जो डैशबोर्ड्स थी जो बिजनेस इंटेलिजेंस वाले बना रहे थे या जो ईटीएल डेवलपर होते थे, क्या वो सारे ऑपरेशन अपने सिस्टम पे कर सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि उनकी क्लाइंट की टूल की ही इतनी रिक्वायरमेंट हो कि आपके सिस्टम पे इंस्टॉल ना हो सके। और एक जो लिमिटेशन आ जाती है वो ये होती है कि उनके जो क्लाइंट में वो डैशबोर्ड्स बना रहे हैं या जो ईटीएल ऑपरेशंस कर रहे हैं वो उनके सिस्टम पे लोकल है। जब तक वो पुश नहीं होता है सर्वर को, डेटाबेस को ईटीएल के केस में लोड नहीं होता, तब तक जो डेटा की चेंजेस है वो उनके सिस्टम में लोकली सेव्ड है। इसका मतलब डेटा जो है कोई अगर दूसरा ईटीएल डेवलपर आता है उसको ये पता नहीं चलेगा कि क्या चेंजेस प्लान हो रही है बैकएंड में, उनकी जो टीम है वो क्या कर रही है। अगर वो बिजनेस इंटेलिजेंस वाला हो तो डैशबोर्ड जो है उसके सिस्टम पे ही चलेगा क्योंकि डैशबोर्ड उसने उसके सिस्टम पे ही बनाया है। व्हाट अबाउट अ बिजनेस यूजर? जो कंपनीज की बिजनेस यूजर्स होती हैं जो नॉन टेक्निकल होती हैं, जिनको ये डेटा या विजुअलाइजेशंस चाहिए अपने डिसीजंस को आगे लेने के लिए, वो लोग इन डैशबोर्ड्स को कैसे यूज करेंगे? तो उसके लिए जो है 3 टायर अप्रोच को लिया जाता है जहां पे डेवलपमेंट तो क्लाइंट साइड में किया जाता है, रिक्वेस्ट का इनिशिएट तो क्लाइंट साइड से किया जाता है, लेकिन जो एप्लीकेशन है, ईटीएल एप्लीकेशन हो या बीआई एप्लीकेशन की डैशबोर्ड हो, ये सब जो है एक एप्लीकेशन सर्वर पे डिप्लॉय किया जाता है और ये एप्लीकेशन सर्वर जो है कनेक्टेड होती है डेटाबेस सर्वर को। मतलब यहाँ पे 3 टायर्स आ गया। पहला टायर है क्लाइंट जो कनेक्ट करेगा एप्लीकेशन सर्वर को, एप्लीकेशन सर्वर पे सारा काम किया जाएगा या कॉन्फ़िगर किया जाएगा एंड एप्लीकेशन सर्वर कनेक्ट करेगा एक डेटाबेस सर्वर को। तो 3 टायर्स हो गए। तो ये हमको समझ में आ गया। ये और कहाँ यूज होता है? बहुत सा सिंपल यूज केस है, आप लोगों ने सुना होगा वेबसाइट्स में। आपकी जो वेबसाइट होती है उसकी डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपर अपने पर्सनल सिस्टम्स पे वेबसाइट की डेवलपमेंट करती हैं, लेकिन एक बार डेवलपमेंट हो गया तो क्या आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट जो है आपके सिस्टम पे ही चलेगी और हर कोई अपने आपके सिस्टम को आके वो वेबसाइट एक्सेस करेगा? नो, पॉसिबल नहीं है। आपके सिस्टम को आप 24/7 तो नहीं चला सकते हो, उसको एक डेडिकेटेड स्टैटिक आईपी के साथ हमेशा कनेक्ट करके एश्योर तो नहीं कर सकते हो कि वेबसाइट हमेशा एक्सेसिबल होगा। आप क्या करोगे? वेबसाइट को डिप्लॉय करोगे एक वेब होस्ट सर्वर पे। जो वेब डेवलपर्स होती हैं वो एक वेब होस्ट सर्वर को लेते हैं, हायर करते हैं या खरीदते हैं या डिप्लॉय करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की अपनी वेब सर्वर्स होती हैं जहाँ पे एप्लीकेशन या वेबसाइट को जो है वेब ऐप या मोबाइल ऐप को वहाँ पे, वो मोबाइल ऐप तो आपके फोन पे ही इंस्टॉल होगा, तो एक एप्लीकेशन है, लेकिन जो वेब एप्लीकेशन होती हैं, जो वेबसाइट होती हैं, वो इन्हीं सर्वर में जो है इंस्टॉल किया जाता है एंड ये एप्लीकेशन सर्वर्स कनेक्ट करती है डेटाबेस को। तो ये होगी 3 टायर अप्रोच। जो तीसरी कैटेगरी है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स आर्किटेक्चर की, वो है एन टायर अप्रोच।
क्या फर्क है थ्री टायर अप्रोच एंड एन टायर अप्रोच में? थ्री टायर अप्रोच में इट वाज ओनली थ्री टायर्स, तीन हिस्सों में बांटा था अपने सिस्टम को। एन टायर में तीन से ज्यादा आ जाएंगे। कैसे? दो एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल ये है कि हमने बात किया था पिछले वीडियो में बैकवर्ड प्रॉक्सी के बारे में, रिवर्स प्रॉक्सी के बारे में। क्या होता है रिवर्स प्रॉक्सी में? जो क्लाइंट होती है वो डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन सर्वर को कनेक्ट नहीं करती। ऑर्गेनाइजेशंस एक इंटरमीडिएट बैकवर्ड या रिवर्स प्रॉक्सी को ले लेते हैं काम में, जिसके वजह से जो है क्लाइंट के लिए ये हिडन रहता है कि डेस्टिनेशन का एक्चुअल एड्रेस क्या है, फॉर मेनी सिक्योरिटी रीजंस, या फिर लोड बैलेंसिंग में भी इसको काम में लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहला टायर हो गया क्लाइंट, दूसरा टायर हो गया रिवर्स प्रॉक्सी, तीसरा टायर हो गया आपका एप्लीकेशन सर्वर, चौथा टायर हो गया आपका डेटाबेस। तीन से ज्यादा हो गए ना टायर्स। और भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है? जो वेब एप्लीकेशंस होती हैं, जनरली वेब एप्लीकेशंस को डायरेक्टली डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं किया जाता। डेवलपर्स यूज करते हैं एपीआईज या रेस्ट एपीआईज के बारे में, उसके बारे में भी एक वीडियो में हम जरूर डिस्कस करेंगे। तो जो रेस्ट एपीआई सर्विस होती है जो इन वेबसाइट्स को डेटाबेस के साथ जोड़ती हैं थ्रू सम एपीआई रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स, ये भी एक टायर बन जाएंगे अभी। तो कितने टायर बन गए? क्लाइंट टायर, टायर 1, रिवर्स प्रॉक्सी टायर 2, एप्लीकेशन सर्वर टायर 3, एपीआई सर्वर टायर 4, डेटाबेस सर्वर टायर 5। तो ये होगी एग्जांपल एंटायर सिस्टम की। जो चौथी और आखिरी आर्किटेक्चर है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आर्किटेक्चर ज्यादातर यूज होता है बिग डेटा में। अगर अगली वीडियो को अच्छे से समझना है तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पीयर टू पीयर सिस्टम्स क्या होती हैं? हम लोग बात कर रहे थे अभी तक जो डेटाबेस सर्वर की, वहाँ पे जो डेटाबेस सर्वर की मतलब जो डेटाबेस एप्लीकेशन है वो एक ही सर्वर पे इंस्टॉल थी। क्या आपको लगता है एक सर्वर के इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सारा लोड संभाल पाए? इनिशियली होगी, जब इनिशियल डेज में इंप्लीमेंट किया गया होगा तभी वो सर्वर के पास उतनी कैपेसिटी होगी। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, ईयर ऑन ईयर बेसिस आपकी रिक्वायरमेंट, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपकी बहुत बढ़ गई कंपनी की, क्या करोगे? अगर सिंगल सर्वर पे ही डिप्लॉय करना है तो आपके पास दो ही चॉइस है जो हमने सर्वर के वीडियो में भी डिस्कस किया था। स्टोरेज लाके ऐड करो, कंप्यूट पावर को बढ़ाओ। उसी सर्वर की स्टोरेज और सर्वर की कंप्यूट कैपेसिटी आप बढ़ा रहे हो। ये क्या होता है? ये उदाहरण है आपकी वर्टिकल स्केलेबिलिटी की। इसमें दो लिमिटेशंस हैं। पहला लिमिटेशन तो ये है कि इसकी जो अपफ्रंट कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? अरे भाई, सर्वर की भी कैपेसिटी होगी ना, आप बढ़ाओगे तो अनलिमिटेड थोड़ी बढ़ा दोगे। एक सर्टेन कैपेसिटी तक उसकी मदरबोर्ड जो है अलाउ कर पाएगी, रैम को बढ़ाना है, स्टोरेज को ऐड करना। उसके बाद तो आपको नया सर्वर खरीदना पड़ेगा ऑफ हाई कैपेसिटी। तो पुराने सर्वर का क्या होगा? हो गया ना अपफ्रंट कॉस्ट हाई, वो सर्वर तो आपके लिए लॉस हो गया अभी फिर से। दूसरी लिमिटेशन क्या है? सेम, बढ़ाते जाओगे तो भी कब तक बढ़ाओगे? एक सुपर कंप्यूटर की भी कुछ कैपेसिटी होगी ना, उतनी ही स्टोरेज ऐड कर पाओगे। प्लस बढ़ाओगे तो सिस्टम को तो डाउन लाओगे ना। आप तो बढ़ाओगे, अगर उसी सिस्टम में बढ़ा पा रहे हो तो एप्लीकेशन डाउन लाएंगे। एप्लीकेशन डाउन मतलब बिजनेस की बहुत बड़ी लॉस। दूसरी रीजन, जब सिस्टम चेंज ही कर रहे हो आप, तब भी तो बहुत ह्यूज डाउन टाइम है ना। पहले सर्वर से दूसरे सर्वर पे डेटा को मूव करना, एप्लीकेशन को सही से कॉन्फ़िगर करना, हर जगह जो है आईपी एड्रेस या सोर्स को चेंज करना, ये बहुत बड़ी माइग्रेशन एक्टिविटी बन जाएगी। मतलब ये भी एक डाउन टाइम हो गया बिजनेस के लिए। ऐसा तो स्विच ओवर एक्टिविटी नहीं कि यहाँ पे स्विच ओवर करो वहां पे स्विच ऑन करो, नहीं। बहुत केसेस पे ऐसा नहीं हो पाता, होता भी है तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मैन पावर, लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लॉस है। क्या करती है कंपनी यहाँ पे? काम में लेती है पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स को। कैसे? पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम चलती है हॉराइजॉन्टल स्केलिंग और मैसिव पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर पे। क्या बोलता है ये आर्किटेक्चर? ये आर्किटेक्चर का बोलना ये है कि जो डेटाबेस है उसको एक ही सर्वर पे इंस्टॉल नहीं करना है। डेटाबेस जो है ऐसा कॉन्फ़िगर्ड है कि आप डेटाबेस को मल्टीपल सर्वर के साथ इंस्टॉल कर सको। जिसकी मेरे कंपनी का भी जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है, मान लो वो है कुछ सर्टेन रैम या सर्टेन स्टोरेज की, तो इनिशियली जो है मैं 2 या 3 सर्वर्स को लेके उस पर ये डेटाबेस को इंस्टॉल करूंगा। ये जो 3 डेटाबेस सर्वर्स होंगी ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी इन अ नेटवर्क, और इनकी जो कम्युनिकेशन होगी वो भी नेटवर्क के थ्रू नेटवर्क पैकेट से होगी।
क्या फायदा होगा? आपकी जो स्टोरेज है वो भी डिवाइडेड हो जाएगी तीनों के बीच में। आपका जो डेटा है वो एक सर्वर पे स्टोर नहीं होगा, 3 सर्वर पे स्टोर होगा। पहला फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा? कंप्यूट डिवाइड हो जाएगी। आपकी जो क्वेरी है वो एक सर्वर पे नहीं चलेगी, वो डिवाइड होकर तीनों सर्वर पे चलेगी। दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या हुआ? स्केलेबिलिटी का। कैसे? कल की आपको रिक्वायरमेंट बढ़ती है, आप जो है और एक नोड को लाके इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो डेटाबेस की वो कैपेसिटी है कि आप इसको जो है हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हो। रिक्वायरमेंट बढ़ते गया, नया नोड लाके ऐड करो। क्या फायदा हुआ? पुराना नोड अभी भी यूज हो रहा है, उसका अपफ्रंट कॉस्ट अभी नुकसान में नहीं गया, अभी भी यूज हो रहा है। नया नोड को लाके आपने ऐड कर दिया तो अपफ्रंट कॉस्ट धम से कम गया। चौथा एडवांटेज क्या है? डाउन टाइम का। डाउन टाइम हुआ नहीं हुआ, ये एमपीपी आर्किटेक्चर से डिजाइन किया जाता है। आप नया नोड लेके लगाओ वैसे ही चलेगा। पुराने नोड को डाउन करने की बहुत जगह रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस बहुत छोटा सा डाउन टाइम हो सकता है कुछ केसेस में। ओवरऑल डाउन टाइम बहुत कम है। ये तो मेन फायदे हैं। एक 5 नंबर का फायदा भी है। सिंगल केस में वर्टिकल स्केलेबिलिटी में अगर वो सर्वर खराब हो जाता तो पूरा डाउन टाइम हो जाता। यहां पे डाउन टाइम ऐड करने के टाइम भी नहीं आ रहा है ज्यादा। डाउन टाइम अगर हार्डवेयर का इश्यू हुआ कोई एक सर्वर का तो भी इश्यू नहीं है, क्योंकि जो ये मैसिव पैरेलल पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम आर्किटेक्चर होती है, ऐसे डिजाइन किया जाता है एप्लीकेशंस में कि जो डेटा है, जो सर्वर 1 में जो डेटा है उसका जो कॉपी है वो दो दूसरे सर्वर्स में भी स्टोर किया जाता है, एक या दो दूसरे सर्वर्स में। इससे क्या होता है कि पूरा का पूरा सर्वर 1 भी डाउन हो गया तो उसकी में जो डेटा था उसका कॉपी जो है दूसरे सर्वर पे है और आपकी क्वेरी अभी भी चलेगी। ये फायदा है, जिसके वजह से आपकी डिजास्टर रिकवरी बहुत अच्छी हो गई। अभी सर्वर डाउन हुआ तो भी दिक्कत नहीं है। पता है एग्जांपल क्या है इसका? आपने सुना होगा हडूप के बारे में। हडूप इज अ क्लियर कट एग्जांपल ऑफ पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। बहुत सारे डेटाबेसेस भी हैं जो आजकल मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर को फॉलो कर रही हैं, तो वो भी सारे इसी पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पे चल जाती हैं। बहुत से एप्लीकेशंस भी होते हैं जो भी आजकल ये ETL टूल की जो भी बात कर रहा था मैं, ETL टूल्स भी ये भी MPP आर्किटेक्चर आजकल सपोर्ट करने लगी हैं, ताकि जो उनमें भी कंप्यूट होगा वो भी आप मल्टीपल सर्वर्स में, जो BI टूल है वो भी MPP आर्किटेक्चर सपोर्ट करने लगी है। तो इस तरह से आजकल बिग डेटा की जहां बात आती है, जहां पे आपकी डेटा जो है वो बढ़ती जाएगी, तो आपको हॉरिजॉन्टल स्केलेबिलिटी को ही काम में लेना पड़ेगा और कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास। वर्टिकल स्केलेबिलिटी लोगे तो आपका प्रोजेक्ट का डाउन टाइम बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा, आउटकम बहुत कम आएगा। तो दैट्स वेयर वी आर एट द एंड कि ये पीयर टू पीयर सिस्टम्स, पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होती है। जो अगली वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे बिग डेटा के बारे में। तो ये वीडियो आपने अगर अभी तक देखा है, एक लाइक तो होता है, बनता ही है, एक लाइक क्यों नहीं बनता? अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है देन वीडियो को लाइक करने में भी अच्छी बात है कि ये उन तक पहुंचेगा जिनको ये वीडियो देखनी चाहिए। अगर आप भी सीख पा रहे हो उनको भी सीखना चाहिए, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है ना। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो भाई, इसको शेयर करो, लाइक करो एंड कमेंट करो। मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या क्या वीडियोस या क्या क्या टॉपिक के बारे में जानना है, ताकि मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से टॉपिक लेके आ सकूं। और जो फाइनल रिक्वेस्ट है मेरा वो ये है कि आप सब्सक्राइब करो। आप में से 90% लोग हो जो वीडियो देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। पता है इससे नुकसान आपका हो जाएगा कि अगर मैं कोई नया वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो आपने कमेंट किया हो या आपको जानना हो और आपको नोटिफिकेशन ही नहीं जाएगा, तो आप वो वीडियो टाइम पे नहीं देख पाओगे। हुआ ना नुकसान? तो चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मैं फिर आने वाला हूँ बहुत जल्दी बिग डेटा के वीडियो के बारे में। आप सबसे तुरंत मिलता हूं मैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। कोविड का टाइम है भाइयों बहनों, केयर लो अपना। चलो बाय बाय।